एवरीवन, आज हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2019 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज ऑफ एंटरटेनमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे हमारी बात हुई है ऑग्यूमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी। तो ऑग्यूमेंटेड रियलिटी क्या होती है? ऑग्यूमेंटेड रियलिटी वो होती है जिसमें आपका इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस होता है, जैसे कि हम अपना ऐप्स चलाते हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो होता है वो आता है जहाँ पे हम इंटरेक्ट करें, जैसे अपने मोबाइल फ़ोन से हम कमांड दे सकते हैं ना अपना कि हमें क्या चलाना है, क्या, दैट्स द ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, ठीक है। जो हम अपने कंप्यूटर पे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, हम ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, वो होता है ऑग्यूमेंटेड, वेयर देयर इज एन इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस। ऑग्यूमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के अंदर सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? ऑग्यूमेंटेड रियलिटी इज़ इंटरेक्टिव, उसमें क्या होता है, इंटरेक्टिव होती है, आप कंट्रोल कर सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है, मतलब आप कंट्रोल कर सकते हो। वर्चुअल रियलिटी के अंदर क्या होता है? वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है कि कंप्यूटर जो इमेज क्रिएट कर रहा है, ठीक है, जो कंप्यूटर इमेज क्रिएट कर रहा है वो बिल्कुल आपको कैसा एक्सपीरियंस दे रही है, रियल, ठीक है। दैट्स द वर्चुअल रियलिटी। जो इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है कंप्यूटर या सिस्टम जिस पे आप वर्क कर रहे हो, फिजिकल वर्ल्ड से आप रिलेट नहीं कर रहे, ठीक है, उसमें जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है वो ही आपको रियल लग रहा है, तो दैट्स द, उसमें इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है। वर्चुअल रियलिटी में इंटरेक्शन नहीं है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? वर्चुअल रियलिटी में वो गेम्स जो होती है ना, जिसमें आप आइस के ऊपर जो वो गिवन इंस्ट्रूमेंट पहनते हैं और वो कार रेसिंग टाइप की गेम्स होती है जिसमें स्पीड, ड्राइविंग स्किल्स वगैरह, आपको ऐसी यूज़र को ऐसी सेंसेशन महसूस होती है कि उसे लगता है कि ये सब कुछ रियल में हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑग्यूमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। तो पहली क्वेश्चन क्या है, पहली स्टेटमेंट क्या है? तो पहली स्टेटमेंट क्या है? इन ऑग्यूमेंटेड रियलिटी अ स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड एंड द फिजिकल वर्ल्ड इज कंप्लीटली शट डाउन। फिजिकल वर्ल्ड कहाँ शट डाउन होता है? वर्चुअल रियलिटी में, ठीक है, जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस कराया जाता है कंप्यूटर इमेजेस और सेंसेशंस को यूज़ करके कि वो ही रियल वर्ल्ड है, ना कि जो आपके अराउंड फिजिकल वर्ल्ड है, दैट्स आपको उसकी सेंसेशन महसूस ही नहीं होती। ऑग्यूमेंटेड रियलिटी इन स्टिमुलेंट इन्वायरमेंट इज क्रिएटेड एंड द फिजिकल वर्ल्ड इज कंप्लीटली शट डाउन। ये किसके अंदर होता है? वर्चुअल रियलिटी के अंदर, ठीक है। इन वर्चुअल रियलिटी इमेजेस जनरेटेड फ्रॉम अ कंप्यूटर आर प्रोजेक्टेड ऑन टू रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स और सराउंडिंग्स। ये होता है ऑग्यूमेंटेड रियलिटी के अंदर, जहाँ पे इमेज जनरेट करता है कंप्यूटर और वो प्रोजेक्ट की जाती है रियल लाइफ ऑब्जेक्ट पे या उसकी सराउंडिंग पे। ये ऑग्यूमेंटेड रियलिटी करती है। ऑग्यूमेंटेड रियलिटी अलाउ इंडिविजुअल्स टू बी प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। बिल्कुल, जो ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, जैसे हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं या आप अभी अपना फ़ोन या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं पढ़ने के लिए, आपको पता है कि आपके आसपास कोई वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वो क्या इंप्रूव करता है? एक्सपीरियंस यूजिंग द कैमरा, स्मार्टफोन एंड पीसी। यस, दैट्स ट्रू। वीआर जो होता है क्लोजेस द एनवायरनमेंट। वीआर आपका एनवायरनमेंट क्लोज कर देता है। द ट्रांसपोज एन इंडिविजुअल प्रोवाइडिंग कंप्लीट इमर्जन एक्सपीरियंस। बिल्कुल। अब एक चीज़ देखो, वैसे जो ये बातें लिखी हुई है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट, या तो ये सही होंगी या थर्ड और फोर्थ सही होंगी, क्योंकि ये अपोजिट स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं नीचे। मतलब मान लो कि अगर ये नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं तो ये दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, उनकी डेफिनेशन की। तो इस तरीके से आप कंफ्यूज होते हैं कि या तो ये दो सही है या ये दो सही है, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट दिया हुआ है। तो ऑप्शन क्या है? 3 और 4। उसके बाद बात करते हैं द वर्ल्ड डेनिसोवन इज समथिंग मेंशन्ड इन मीडिया इन रेफरेंस टू। इट्स अ डेनिसोवन क्या है? लोअर और मिडल पैलियोलिथिक पीरियड का ह्यूमंस के रिमेन्स जो मिले हैं उसको बोला है डेनिसोवन, ठीक है। द अर्ली ह्यूमन स्पीशीज को क्या बोला है? डेनिसोवन। फॉसिल ऑफ अ काइंड ऑफ डायनासोर, नो। अ केव सिस्टम फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। केव सिस्टम जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है उसे क्या बोलते हैं? कोटसती उमलावन। उमला, आई होप मैं इसे प्रोनाउंस सही कर रही हूँ, उमलावन केव्स, ठीक है। बहुत सारी केव्स का नेटवर्क है ये। डी ऑप्शन हमारे पास जियोलॉजिकल पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जी नहीं, हमारे पास जो नेम्स हैं वो हैं प्री कैम्बेरियन, पैलोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक। जो अभी चल रहा है दैट्स सीनोजोइक, ठीक है, टाइम पीरियड। तो ये वो भी नहीं है, तो वो कौन कौन से हैं? प्री कैम्बेरियन, पैलोजोइक, मीजोजोइक एंड सीनोजोइक। और सीनोजोइक इज कॉन्टिन्यूइंग पीरियड जो 650 मिलियन पुराने सालों से लेके अब का जो टाइम चल रहा है उसे बोला है। विद रेफरेंस टू रिसेंट डेवलपमेंट इन साइंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फंक्शनल क्रोमोसोम्स कैन बी क्रिएटेड बाय जॉइनिंग सेगमेंट्स ऑफ डीएनए टेकिंग फ्रॉम सेल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज एंड अ पीस ऑफ आर्टिफिशियल फंक्शनल डीएनए। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना जो सबसे मेन बात है, आपको दो चीज़ें देखनी है। एक देखना है फंक्शनल क्रोमोसोम और एक देखना है आर्टिफिशियल फंक्शनल डीएनए,
ठीक है। फंक्शनल क्रोमोसोम वो है जो हमारी बॉडीज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके क्या क्या पार्ट होते हैं, मान लो ये हमारे क्रोमोसोम है, लेट मी रीड्रॉ इट। क्रोमोसोम में जो बीच वाला पार्ट है इसे बोलते हैं हम सेंट्रोमेयर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमेयर। और ये वाले जो पार्ट्स हैं इन्हें क्या बोलते हैं? टीलोमेयर, ठीक है। क्या बोलते हैं? टीलोमेयर। और जो एंड्स हैं इन्हें क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड्स। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड्स। अब देखो मेरी एक बात, फंक्शनल क्रोमोसोम होता है जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो क्रिएट नहीं किया जाता। फंक्शन क्रोमोसोम को आप क्रिएट नहीं करते हो लैब के अंदर, यू कांट क्रिएट इट इन द लैब, ठीक है। सो फंक्शनल क्रोमोसोम कैन बी क्रिएटेड बाय जॉइनिंग सेगमेंट्स ऑफ डीएनए टेकन फ्रॉम द डिफरेंट। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यही पूछ रखा है इन्होंने, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो इसका आंसर ये है। उसके बाद देखिए आर्टिफिशियल जो डीएनए है उसके बारे में लिखा है। आर्टिफिशियल डीएनए है जो, ये जो डेफिनेशन है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल फंक्शनल डीएनए। उसको आप क्रिएट कर सकते हो, आप उसको यूज़ करते हो क्लोनिंग के लिए, ठीक है। अगर आप प्लांट का ले रहे हो या एनिमल्स का ले रहे हो, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी डिसीज़ पढ़ने के लिए, ठीक है, कौन सी ड्रग्स जो उनके अगेंस्ट वर्क करेंगी, ठीक है, ये सब पढ़ने के लिए आप आर्टिफिशियल फंक्शनल डीएनए क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये है जो जब दो डीएनए अलग अलग सेल के डिफरेंट स्पीशीज़ के मिला दिए जाए सेगमेंट्स, तो बनता है आर्टिफिशियल फंक्शनल डीएनए एंड क्रिएटेड इन लेबोरेटरीज। एंड द पीस ऑफ डीएनए टेकन आउट फ्रॉम अस एनिमल सेल कैन बी मेड टू रेप्लिकेट आउटसाइड अ लिविंग सेल। क्योंकि वही होता है ना कि पेट्री डिश के अंदर डाल के यहाँ पे आप कल्चर मीडियम डालते हैं, ठीक है। कल्चर मीडियम क्या होता है? केमिकल्स होते हैं जो सुटेबल होते हैं उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के उस सेल को, तो वो ग्रो कर सके। सेल टेकन आउट फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल्स कैन बी गो अंडर सेल डिवीजन इन लेबोरेटरी पेट्री डिश। जो ये जो डिश है इसके अंदर ही ये वर्क करते हैं, जहाँ पे उसको एक सुटेबल इन्वायरमेंट दिया जाता है। दिस इज आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, अ डिजिटल सिग्नेचर इज an electronic record that identify and the certify authority issues it and a certifying authority issue it. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट दैट डिजिटल सिग्नेचर्स जो होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स जो होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि जिस भी डॉक्यूमेंट पे वो साइन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं। क्या करते हैं? ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं, ठीक है। जैसे हम नॉर्मली कोई पेपर साइन करते हैं, कोई लीगल डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, उसी तरीके से कि उस डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी चेक हो जाती है कि भाई अगर इसको साइन किया तो इस बंदे ये बंदा नो दैट पर्सन नोज इट, ठीक है। और जो डिजिटल सिग्नेचर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए नहीं होता, ना कोई उसे सर्टिफाई करता है, ठीक है। इट्स अ डिजिटल सिग्नेचर, तो ये तो गलत है। यूज टू सर्व अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एज एन इंडिविजुअल, बिल्कुल जैसे हमारे नॉर्मल सिग्नेचर एक आइडेंटिटी होते हैं, ठीक है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन ऑफ सर्वर ऑन नेट, वैसे ही यहाँ पे आप अलाउ कर देते हैं। इट कैन बी अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। An electronic method of signing an electronic document and ensuring that original content is unchanged. क्या है कि जब आप सिग्नेचर करते हो, डिजिटल सिग्नेचर करते हो, तो आप क्या इंश्योर कर रहे हो कि जो कंटेंट है वो ओरिजिनल कंटेंट है और उसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है, इज अनचेंज्ड। जैसे आप कोई नॉर्मली भी लॉ बनते, आपके कोई डॉक्यूमेंट बनते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, आप उस पर साइन करते हो, अगर उसमें कुछ भी चेंज होता है तो वो दोबारा सिग्नेचर किए जाते हैं, है ना। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को आप चेंज नहीं कर सकते अगर उस पर सिग्नेचर हो चुके हैं तो। सो द आंसर इज 2 and 3. नेक्स्ट वी हैव, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वियरेबल टेक्नोलॉजी, पहनने वाली जो टेक्नोलॉजी है, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज और आर अकम्प्लिश्ड बाय वियरेबल डिवाइसेस। पहला है लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो। स्लीप मॉनिटरिंग कर सकते हो, जी बिल्कुल कर सकते हो। असेसिंग द हियरिंग इम्पेयरिंग पर्सन, हियरिंग डिवाइसेस आते हैं जो आप अपने ईयर के लोब के ऊपर लगाते हो एंड इट प्रोड्यूस सर्टेन फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी कि आपको चीज़ें सुनाई दे सकें, ठीक है। Next question we have, RNA interference, RNAi technology has gained popularity in last few years. Why? RNA interference जो है उस टेक्नोलॉजी को इतनी पॉपुलैरिटी क्यों मिली है कुछ सालों से, उसका रीज़न पूछा है। It is used in developing gene slicing therapy. जी, RNA is used in gene slicing therapy. It can be used in developing therapy for the cancer of treatment. That's true. It can be used to develop hormone replacement therapy. No. It can be used to produce crop plant that are assisted to viral pathogen. बिल्कुल, ठीक है। तो ये सब काम किसके लिए? आरएनए इंटरफेरेंस है, ठीक है। हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वो हार्मोन्स रिप्लेस करने से आएगी, और हार्मोन्स इज अ केमिकल कंपोजिशन। क्या है? केमिकल कंपोजिशन है, ठीक है। तो आरएनए
उसमें वर्क नहीं करेगा, आरएनए इंटरफेरेंस उसमें वर्क नहीं करता है, जो हार्मोनल इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो ये काम किस में करती है, ये काम करती है जीन्स के ऊपर, बेसिकली क्रोमोसोम्स के ऊपर काम करती है, ठीक है। तो क्रोमोसोम के ऊपर काम करती है, क्रोमोसोम के ऊपर काम करती है तो उनको तोड़ती है, ठीक है। और उनको जीन स्लाइसिंग थेरेपी जो होती है, तोड़ना इज द जीन स्लाइसिंग थेरेपी, एंड उसको यूज़ करती है 2-3 जैसे हमने पढ़ा था 2 या 2 से ज़्यादा जीन्स को मिला के एक प्रोड्यूस होता है जीन, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड जीनोम, क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड जीनोम। अब इस जीनोम का कुछ भी पर्पस हो सकता है, जैसे इसका पर्पस ये भी हो सकता है कि उसको वायरल पैथोजन से रेजिस्ट कर दिया जाए। पैथोजन्स होते क्या हैं, ऐसे माइक्रोब्स जो कोज करते हैं इलनेस, डिसीज कोज करने वाले माइक्रोब्स को हम पैथोजन बोलते हैं, ठीक है। आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड इंटरफेरेंस। ये नेचुरली अक्रिंग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मैकेनिज्म है, ठीक है। कौन सा है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मैकेनिज्म, ठीक है। आरएनए जीन स्लाइसिंग में यूज होता है, या जैसे हम कहते हैं ना जीन नॉकडाउन टेक्नोलॉजी, जो आरएनए के लेवल पे वर्क करती है, ठीक। ये अपने ही एमआरएनए सीक्वेंस को टारगेट करता है या इंटरफेयर करता है प्रोटीन सिंथेसिस को, ठीक है। आरएनए इंटरफेरेंस है ना, जो एक्ट करता है एज अ जीन रेगुलेशन या डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे काम करता है। आरएनए जो है वो एम्प्लॉय होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग से, ठीक है, जब आप आर्टिफिशियली पर्टिकुलर जीन्स को एक साथ लेके आते हो, ठीक है। ये जो टेक्निक है किस किस चीज़ में यूज़ होती है, स्टडी करने में जीन फंक्शंस को, कैंसर थेरेपी कंट्रोल करने के लिए, वायरल इन्फेक्शन, एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों में ये यूज़ होती है, ठीक है। हमारे पास ना 3 मेथड्स हैं, 3 मेथड ऑफ आरएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसमें पहला जो है जो आरएनए बेस्ड है, ठीक है, दूसरा है जो डीएनए बेस्ड है, और तीसरा है जो जीनोम एडिटर बेस्ड, क्रिस्प इज जीनोम एडिटर ना, तो इसके बेस का जो आरएनए है, ठीक है। तो ये 3 मेथड के आरएनए हमारे पास होते हैं, ठीक है। ये सब था किसके बारे में, आरएनए के बारे में। ये हमने क्वेश्चन देखा यहाँ पे। Recently, scientists observed the merger of giant black holes billion of light years away from the Earth. What is the significance of this observation? तो ये जो ब्लैक होल था इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये वहाँ पे ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट हुई थी। तो ये तो हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। लेकिन ब्लैक होल है क्या, ब्लैक होल एक प्लेस है, इट्स अ प्लेस इन अ स्पेस, इट्स अ प्लेस इन अ स्पेस, स्पेस के अंदर एक जगह है जहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रेविटी है ना कि वो अपने अंदर से लाइट को भी बाहर नहीं आने देती, ठीक है। द ग्रेविटी इज सो स्ट्रॉन्ग कि वो जो भी मैटर उसके अंदर जाता है वो उसे छोटा सा स्पेस में बिल्कुल छोटा कर देती है, ठीक है। इट स्क्वीज इनटू अ टाइनी स्पेस। और ये कहाँ होता है, जहाँ पे व्हेन अ स्टार इज डाइंग। और बनता कैसे है ब्लैक होल, एक बहुत बड़ा स्टार होता है, ठीक है, जो कोलैप्स होता है और टूटता है और बनाता है सुपरनोवा स्टार, या सुपरनोवा एक्सप्लोडिंग स्टार को बनाता है। और जब वो स्टार बनता है ना, एक्सप्लोजन से स्टार बन गया, ठीक है। स्टार के बाद सुपरनोवा जो स्टार है उसके साथ कुछ और पार्टिकल्स भी बनेंगे, है ना, कुछ और स्टार्स भी बनेंगे जो ब्लास्ट के बाद स्पेस में रहेंगे। वो साइंटिस्ट का कहना है जो वो पार्ट्स बचे हैं ना सुपरनोवा के अलावा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए एक बहुत बड़ा स्टार है, ब्लास्ट हुआ, इसका ये बना सुपरनोवा स्टार बना यहाँ पे, ठीक है। प्लस उसके साथ ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स भी बनेंगे ना, ये जो हैं दीज आर ब्लैक होल्स। जिस गैलेक्सी की जितनी लाइफ है, ठीक है, उतनी ही इनकी लाइफ है ब्लैक होल्स की, ठीक है। गैलेक्सी की लाइफ टाइम और ब्लैक होल के लाइफ टाइम ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। तो अब ये तो हो गया ब्लैक होल क्या होता है और कैसे ये क्रिएट होते हैं। अब ब्लैक होल के बाद हिग्स बोसन पार्टिकल क्या होता है। हिग्स बोसन पार्टिकल वो पार्टिकल होता है जो हिग्स फील्ड के कांटेक्ट में आता है, ठीक है। और जो हिग्स फील्ड आती है ना, उसके कांटेक्ट में आने के बाद पार्टिकल को कहते हैं हिग्स बोसन पार्टिकल, और रिस्पॉन्सिबल होता है जो फॉर मास इन पार्टिकल आफ्टर दे कोलाइड इन हिग्स फील्ड, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे कहाँ लिखूँ, यहाँ देखो, हिग्स बोसन क्या है, एक फंडामेंटल पार्टिकल है जिसको हम किससे एसोसिएट करते हैं, हिग्स फील्ड से एसोसिएट करते हैं, ठीक है। और ये जो फील्ड है ना, दिस फील्ड प्रोवाइड मास टू अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉन और क्वार्क्स जो होते हैं ना, उनको क्या प्रोवाइड करते हैं,
मास प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास मास नहीं होता, ठीक है। और जो मास होता है वो क्या करता है, रेजिस्ट करता है एक पार्टिकल की चेंज करने में स्पीड और पोजीशन व्हेन इट एनकाउंटर अ फोर्स। तो मान लो कि इलेक्ट्रॉन जो मास है वो क्या करता है, अगर जितनी हैवी चीज़ होगी वो क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी फोर्स के अगेंस्ट जाने से। तो यही होता है। तो जो मास प्रोवाइड होता है वो क्या करता है, स्पीड और पोजीशन को रेजिस्ट करता है जब वो किसी फोर्स को एनकाउंटर करता है, ठीक है। तो हिग्स बोसन पार्टिकल क्या हो गया, समझ गया क्या हो गया। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है हिग्स बोसन का। हिग्स बोसन का इंपॉर्टेंस भी यही है ना कि जितने भी नॉन एलिमेंट्री पार्टिकल्स है उनकी अपीयरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। विदाउट द हिग्स फील्ड जो होता है हिग्स बोसन, दस द विदाउट द हिग्स बोसन, हिग्स फील्ड, या हम ये कह सकते हैं हिग्स बोसन के बिना को नो एटॉमिक एलिमेंट, नो स्टार, नो लाइफ इज इन द यूनिवर्स, ठीक है। हिग्स बोसन के बिना कोई लाइफ नहीं है यूनिवर्स में। दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। उसके बाद बात करेंगे हम वर्म होल की। पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरगैलेक्टिक स्पेस ट्रैवल थ्रू वर्म होल एज कन्फर्म। वर्म होल वैसे तो हाइपोथेटिकल कनेक्शन है बिटवीन स्पेस एंड टाइम, ठीक है। इनका कहना है कि आप सेपरेट कर सकते हो स्पेस और टाइम को, ठीक है। ये ना एक टनल की तरह है, दो दूर दूर के पॉइंट एक यूनिवर्स के अंदर जो टाइम ट्रैवल को कट कर सकता है एक पॉइंट से अनदर पे। ट्रैवलिंग मिलियन ऑफ ईयर्स की होती है एक गैलेक्सी टू अदर अंडर राइट कंडीशन। इनका कहना ये है कि राइट कंडीशन में आप टाइम ट्रैवल को आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। दिस इज वर्म होल, ठीक है। ऐसे बोला जा रहा है कि ये सिचुएशन रियल नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, आइंस्टाइन की एक थ्योरी है रिलेटिविटी थ्योरी जिसे बोलते हैं हम, उसमें क्या है कि ये पॉसिबल है, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ वर्म होल प्रिडिक्ट की जा सकती है, ठीक है। तो अभी तक मिली नहीं है कोई भी वर्म होल जहाँ पे आप स्पेस टाइम को कट कर सको, ठीक है। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी मैथमेटिकली प्रूव करती है एग्जिस्टेंस ऑफ वर्म होल। इट एनेबल द साइंटिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग सिंगुलैरिटी। नहीं, सिंगुलैरिटी क्या होता है, सिंगुलैरिटी एक इनिशियल स्टेट है यूनिवर्स की जहाँ पे बिगनिंग हुई थी बिग बैंग थ्योरी की, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर भी है ज्योग्राफी की। तो that's about singularity for the occurrence of multi-drug resistance in microbial pathogen in India, ठीक है। मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस, माइक्रोबियल पैथोजेंस क्या होते हैं, वो माइक्रोब्स जो क्या करते हैं आपको डिसीज क्रिएट करते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी में, उनको बोलते हैं माइक्रोबियल पैथोजेंस, ठीक है। फॉर द अकरेंस ऑफ, उनसे आपकी बॉडी कैसे रेजिस्ट कर रही है ड्रग्स को, अब ये क्यों हो रहा है, अब ये पढ़ना है हमने, उसका अकरेंस के रीजंस क्या हैं। पहली बात तो जेनेटिक प्री डिपोजिशन ऑफ सम पीपल, नहीं जी, जेनेटिकली दवाइयाँ डिपॉजिट नहीं होती आपकी बॉडी में, ठीक है। टेकिंग इनकरेक्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स टू क्योर डिसीज, बिल्कुल, जब आप इतनी हर चीज़ पे आप पैरासीटामोल या नेसिप्लस आप फीवर होते ही लेते हैं, या कोई भी एंटीबायोटिक बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लेते हैं जब आपको फीवर होता है, तो उससे आपकी बॉडी बनती है ड्रग रेजिस्टेंट, ठीक है। ड्रग रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि जो आपने वो दवाई खाई है ना, तो अगर अगले टाइम वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो वो दवाई आपकी बॉडी में असर करना बंद कर जाती है। तो यू नीड डिफरेंट मेडिसिन और द हायर डोज ऑफ दैट मेडिसिन टू किल दैट माइक्रोब आपकी बॉडी में। और आप ये देखिए कि आपकी बॉडी में और ज़्यादा टॉक्सिन्स जा रहे हैं जब, क्योंकि ड्रग्स आर, जब आप उसको इनअप्रोप्रिएट रेशो में ले रहे हो तो वो टॉक्सिन्स का ही काम करेंगी आपकी बॉडी में, ठीक है। तो आपकी बॉडी क्या बनती है, ड्रग रेजिस्टेंट बन जाती है। तीसरा है यूजिंग एंटीबायोटिक इन लाइवलीहुड फार्मिंग, मतलब जो एनिमल्स की फार्मिंग होती है, जब एनिमल्स बीमार होते हैं या उनको केमिकल्स दिए जाते हैं टू इंक्रीज देयर यील्ड, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है, बॉडी हमारे, क्योंकि उसको वो उनके मिल्क में जाता है और मिल्क से हम कंज्यूम करते हैं, तो हमारी बॉडी में भी वो एंटीबायोटिक्स या जो भी मेडिसिन है वो जाती हैं और हमारी बॉडी ड्रग रेजिस्टेंट बनती है, ठीक है। क्रोनिक डिसीजेज इन सम पीपल, क्रोनिक डिसीजेज इज नॉट द रीज़न कि आपकी बॉडी ड्रग रेजिस्टेंट बनेगी, तो ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो गया, 2 और 3। क्रोनिक डिसीज़ क्या होता है, क्रोनिक डिसीज, दो तरह की डिसीज़ होती है ना, एक्यूट डिसीज़ और क्रोनिक डिसीज़। क्रोनिक डिसीज़ क्या होती हैं, जो आपको बहुत ग्रेजुअली होती है, ठीक है। ऐसे जैसे कि कौन सी, जो हार्ट अटैक है वो एकदम आपको दिखता है एकदम होना हो, लेकिन उसका जो रीज़न बिल्ड हो रहा होता है वो ग्रेजुअल हो रहा होता है, धीरे धीरे बिल्ड हो रहा होता है। उसका कॉज क्या है, उसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं, ठीक है। ड्यूरेशन क्या है, इनडेफिनिट। जो क्रोनिक डिसीज़ होती है ना उसको आप क्योर नहीं कर सके। एक्यूट डिसीजेस, एक्यूट डिसीज़ और क्रोनिक डिसीज़,
तो इनके मैं 2-4 एग्जाम्पल, क्रोनिक डिसीज़ होती है जो ग्रेजुअली होती है, ठीक है, धीरे 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 बॉडी में आपको फील होने लगती है, इनिशियली नहीं फील होती। जैसे कैंसर है, कैंसर आपको ग्रेजुअली होता है लेकिन फील एक दिन जाके होता है जब वो इनक्योरेबल हो जाता है। एक्यूट डिसीज़ होती है जैसे फीवर, ठीक है, जो रैपिड होता है, आपकी बॉडी अगर आपके अंदर कोई पैथोजन गया तो टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है, ठीक है, तो वो रैपिड होता है। इसको हम क्योरेबल होता है, ये क्योरेबल होता है, ये क्योरेबल नहीं होता, ठीक है। और अगर होता भी तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं क्योर करने के, ठीक है। इसमें हमारे टेस्ट भी हो जाते हैं, जो मेडिकल टेस्ट होते हैं ना, इसमें वर्क करते हैं टेस्ट, डिसाइसिव होते हैं कि आपको क्या बीमारी है। क्रोनिक डिसीज़ में टेस्ट भी डिसाइसिव नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका जो डायग्नोज होता है, एक्यूट का जो डायग्नोज होता है, वो कॉमनली एक्यूरेटली आपको बता दिया जाता है कि हाँ भाई ये दवाई खा लो, फीवर है ठीक हो जाएगा, कोल्ड है ठीक हो जाएगा, या कोई एलर्जी है ठीक हो जाएगी। क्रोनिक अगर तरह की बीमारी है आपको किसी भी तरह की, तो उसका जो इनिशियली तो आपको उसकी जो इनिशियली आपको यही नहीं पता चलता बीमारी क्या है, व्हाट्स द डिसीज़, ठीक है। तो उसको क्योर कैसे करेंगे, तो मेडिकेशन भी उसकी आप टेस्ट एंड ट्रायल पे चल रही होती है, ठीक है। मेडिकेशन किस पे चलती है, टेस्ट एंड ट्रायल पे। तो दिस इज़ क्रोनिक इलनेस। तो क्रोनिक डिसीज़ ज़्यादातर क्या होता है, ऐसे बोला जाता है कि क्रोनिक डिसीज़ कौन से पेशेंट्स में होती है, जो जिनकी एजिंग हुई होती है, ठीक है। लेकिन अब आज का जो लाइफस्टाइल है उसमें कुछ नहीं कह सकते कि ये बुजुर्ग लोगों के ही होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ Cas9 प्रोटीन। ये क्वेश्चन हम लास्ट ईयर के जब क्वेश्चन कर रहे थे उसमें था, ठीक है। क्या होता है Cas9 होता है जीन एडिटर, जीनोम एडिटर, ठीक है। जीनोम एडिटर है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज़ Cas9 प्रोटीन दैट इज़ ऑफन मेंशन इज न्यूज़। ज़्यादा और आमतौर पर और न्यूज़ में देखने को मिलता है Cas9 प्रोटीन, वो किसके बारे में बात करता है, मोलिकुलर सीजर यूज इन टारगेट जीन एडिशन। जी बिल्कुल, जीन एडिशन में जो यूज़ होता है। उसके बाद बात करें अ बायोसेंसर यूज इन एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ, ये बायोसेंसर है, नहीं जी, ये एक बायोसेंसर नहीं है। बायोसेंसर क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे बायोसेंसर, ये एक एनालिटिकल डिवाइस होता है। कैसा डिवाइस होता है, एनालिटिकल डिवाइस होता है जो कंटेन करता है इमोबिलाइज्ड बायोलॉजिकल मटेरियल, ऐसा मटेरियल जो इमोबिलाइज्ड होता है, ठीक है। जैसे कि उनके कौन से मटेरियल हैं जो ऐसे होते हैं, एंजाइम, एंटीबॉडीज़, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, हार्मोन, ऑर्गेनलीज, या पूरे का पूरा सेल, उन्हें क्या बोलते हैं, बायोसेंसर। और यूज़ किस लिए होते हैं, स्पेसिफिक इंट्रैक्शन के लिए, ठीक है। या तो वो फिजिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं या केमिकल या इलेक्ट्रिक सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं, दीज आर बायोसेंसर्स। हमारे पास 4 तरह के बायोसेंसर्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एंजाइम, एंजाइमेटिक, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तीसरा है इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर, और फोर्थ है ऑप्टिकल बायोसेंसर। ऑप्टिकल बायोसेंसर तो हमारे पास 3 तरह के थे ना, फिजिकल, केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कैन बी मेजर्ड। तो फिजिकल के लिए ऑप्टिकल है, इलेक्ट्रोकेमिकल है हमारे पास, और एंजाइम और न्यूक्लिक एसिड बायोसेंसर्स हैं। पहले हम देख लेते हैं हेपेटाइट होता क्या है, ठीक है। हेपेटाइट जो डिसीज़ है वो क्या होती है, लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन कोज होती है, ठीक है। इन्फ्लामेटरी डिसीज़ है, कहाँ होती है इन्फ्लामेशन, कहाँ होती है इन्फ्लामेशन, होती है लीवर में, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये देखो। दूसरी चीज़ है कैन बी अक्यूट, मतलब शॉर्ट टर्म भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, मतलब अक्यूट और क्रोनिक भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद है हेपेटाइट, हमारे पास डिफरेंट तरीके की होती है, ABCDE, अब इनको हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले 3 रीज़न है इसके होने के। पहला अल्कोहलिक हेपेटाइट, जो बहुत ज़्यादा दारू पीने से होती है। दूसरी है टॉक्सिक हेपेटाइट, कुछ पॉइजन्स, केमिकल्स, मेडिसिन या सप्लीमेंट्स की वजह से आपको होती है। ऑटो इम्यून हेपेटाइट जो क्रोनिक टाइप की होती है, में इम्यून सिस्टम आपके लीवर को अटैक करता है, एंड कॉज इज, ऐसा नहीं है कि उसका ऑटो इम्यून का कॉज पता है, उसका कॉज नहीं पता, बट जेनेटिक और इन्वायरमेंट प्ले अ मेजर रोल, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि ये कौन कौन से टाइप के होते हैं, ठीक है। और ट्रीटमेंट क्या होता है वो डिपेंड करता है कौन सी हेपेटाइट है, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट है या नहीं है। उसके बाद एक चीज़ है कि अभी न्यूज़ में था, जब हम पढ़ रहे हैं 2024 में,
According to Global Hepatitis Report 2024 released by WHO World Health Organization, India is one of the country with highest burden of hepatitis. ठीक है, तो ये करंट का पार्ट है और इम्पोर्टेंट भी है. तो हम पहले देख लेते हैं कि टाइप ऑफ हेपेटाइट क्या क्या है और उसका ट्रांसमिशन, उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और ट्रीटमेंट अवेलेबल है कि नहीं है, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, पहले हम क्या देखेंगे, ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट. सबसे पहले बात करते हैं हेपेटाइट ए की. ठीक है, हेपेटाइट ए किस चीज़ से होता है, ईटिंग से होता है, फूड और ड्रिंक से होता है. कॉन्टामिनेटेड फूड होगा या ड्रिंक होगी, उससे हेपेटाइट ए हो सकता है. ठीक है, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं आप, वैक्सीन आती है इसकी, वैक्सीन लगवाएं या प्रैक्टिस करें गुड हाइजीन, क्योंकि फूड और वाटर है तो हाइजीन प्रैक्टिस करने से आप इसे प्रिवेंट कर सकते हैं. ट्रीटमेंट क्या है, एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका, या तो वैक्सीन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वर्क करता है. ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हेपेटाइट बी की. ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं या ब्लड के फ्लूइड, ब्लड टाइप का कोई फ्लूइड होता है, ब्लड या किसी तरह के फ्लूइड के कांटेक्ट में आते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के, तो ये होता है. ठीक है, और इसकी प्रिवेंशन क्या है, मतलब ये भी इसी तरीके का है कि हाइजीन, वैक्सीन और अपने ब्लड की स्क्रीनिंग कराते रहें. ठीक है, अगर आपका ऐसा कोई काम है जहाँ पे आपका काम ब्लड से रिलेटेड है, बॉडी फ्लूइड से रिलेटेड है, तो मेक श्योर आप ब्लड स्क्रीनिंग कराते रहें. तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास, उसको बोलते हैं पैगिंटरफेरोन और दूसरा है अल्फा इंटरफेरोन. ठीक है, ये इसके ट्रीटमेंट्स हैं. सेकंड वाला, नेक्स्ट वी हैव हेपेटाइटिस सी, ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट पे होती है. अगर किसी का इन्फेक्टेड पर्सन का आपके साथ ब्लड कॉन्टैक्ट हुआ है तो ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट होती है, तो इससे नीडल्स वगैरह शेयर ना करें. ठीक है, सिरिंज, टूथब्रश, रेजर्स, नेल कटर, सीजर्स, ये आप शेयर ना करें किसी के साथ. ठीक है, इसकी ड्रग आती है विच इज़ डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल ड्रग, तो आप उसको ले सकते हैं. हेपेटाइटिस डी में क्या होता है, ये सिर्फ उनको होता है जो जिनको हेपेटाइटिस बी हो रखा हो. डी उनको होता है जिनको एक बार हेपेटाइटिस बी हो रखा हो, तो उनको ही होता है. ठीक है, कंटैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, कॉन्टैक्ट अगर वो फिर भी अगर उन्हें हेपेटाइटिस बी है और फिर वो कॉन्टैक्ट में दोबारा से आ रहे हैं, देन कैन कोज हेपेटाइटिस डी. ओके, हेपेटाइटिस बी वाली वैक्सीन, प्रिवेंशन है इसकी. ठीक है, अवॉइड शेयरिंग नीडल, टूथब्रश, रेजर्स, वही सब है. और उसके बाद जो वैक्सीन का बताई थी इंटरफेरोन. ठीक है, ट्रीटमेंट सेम. नेक्स्ट वी हैव लास्ट वन, हेपेटाइटिस ई, ईटिंग कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर. हाइजीन प्रैक्टिस करना है प्रिवेंशन के लिए, और अवॉइड करना है ड्रिंक करना ऐसा सोर्स ऑफ वाटर से पानी आ रहा है जो अनसेफ सोर्स है, और ट्रीटमेंट इसका भी कोई नहीं है, नो ट्रीटमेंट. ठीक है, this is all about hepatitis. Which of the following statement is not correct? Hepatitis B is transmitted much like HIV. Is it true? और HIV वायरस किसका होता है, एड्स में क्या होता है, HIV वायरस होता है ना. Hepatitis B virus is transmitted much like HIV. This is true. Hepatitis B unlikely hepatitis C does not have a vaccine. Hepatitis B की वैक्सीन होती है, Hepatitis C की ड्रग्स होती हैं. ठीक है, तो ये हो गया गलत. इससे कहा अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट, बी की वैक्सीन नहीं होती, अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव अ वैक्सीन. Globally, the number of people infected with hepatitis B and C virus are several times more than those infected with HIV. That's true. Some of those infected with hepatitis B and C viruses do not show the symptoms for many years because it's a chronic disease. ठीक है, ये सही है. और
और इसमें से नॉट करेक्ट क्या है, हेपेटाइटिस बी एंड अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव अ वैक्सीन। दिस इज ऑल अबाउट 2019 क्वेश्चंस। बहुत अच्छे से एनालाइज किए हैं, जिस जिस क्वेश्चन को हम एनालाइज कर सकते हैं, ऑप्शंस को रीड आउट किया है सारे और एनालाइज किया है, ठीक है। आई होप इट विल हेल्प यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020।